हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट समझेंगे। पिछला वीडियो हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक लॉजिक समझा था। आज उसके हम एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन है आप पहले पूरा वीडियो देख लें, टॉपिक को डिटेल में समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप इसके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनीज या बिजनेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अब कोई भी बिजनेस का अगर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है तो वो एक दिन में रेडी नहीं हो सकता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। अकॉर्डिंगली अगर हमारा ईयर का क्लोजिंग 31 मार्च को होने वाला है, तो अगर 31 मार्च को ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे तो एक दिन में रेडी नहीं होगा। इसीलिए बिजनेसेस को थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल 21 मार्च, तो 21 मार्च को ही वो अपना जर्नल लेजर क्लोज कर देंगे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर देंगे एंड उसके बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनाना शुरू कर देंगे। बट ये जो टाइम पीरियड है उसमें बिजनेस बंद नहीं होता, ट्रांजैक्शंस तो चलते रहेंगे, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम्स इनकर होते रहेंगे। तो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जर्नल एंड लेजर ओपन नहीं है। अकॉर्डिंगली हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होते हैं इनको जर्नल लेजर में रिकॉर्ड किए बगैर सीधा फाइनल अकाउंट्स में एंटर करना पड़ेगा। यही ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। अब बिकॉज हम लोग फॉलो करते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मतलब हर ट्रांजैक्शन का मिनिमम 2 इफेक्ट होने चाहिए। ये एडजस्टमेंट को अगर हमको सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है तो उसको मिनिमम 2 जगह पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसी की वजह से जितने भी एडजस्टमेंट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मिनिमम 2 जगह पे रिकॉर्ड होंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स 3, कुछ 4, कुछ एडजस्टमेंट्स 5 जगहों पे भी रिकॉर्ड होते हैं, बट मिनिमम जो है 2 पोस्टिंग्स। अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया एडजस्टमेंट्स का लॉजिक। अब हम एक्चुअल एडजस्टमेंट्स और उनका पोस्टिंग समझते हैं। तो जितने भी एडजस्टमेंट्स है मैक्सिमम के 2 इफेक्ट होते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे फॉर्मेट ही वैसे बना रहा हूँ, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। अब एक्चुअल एडजस्टमेंट डिस्कस करने के पहले ये समझ लीजिए कि जो 2 इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट्स के, यूजुअली फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा और सेकेंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में आएगा। ये हर एडजस्टमेंट के लिए ट्रू नहीं है, बट मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स में वैसा ही होगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट किया था पिछले वीडियो में, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया था। तो फर्स्ट इफेक्ट उसका वही है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। टीसी का मतलब होता है ट्रेडिंग क्रेडिट। इसका सेकंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में वो एसेट साइड पे आएगा। तो BA का मतलब होता है बैलेंस शीट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा कोई एक्सपेंस जो इस साल पे करना था बट हमने नहीं किया और ड्यू रह गया है, तो अगले साल हमको पे करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग P&L के फॉर्मेट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा दिया है, या तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो TD मतलब ट्रेडिंग डेबिट, PD मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तो ट्रेडिंग में आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में।
और वो एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। जो सेकेंड इफेक्ट है बैलेंस शीट में, वो लायबिलिटी साइड में आएगा, बिकॉज ये एक्सपेंस पे करना बाकी है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ऑपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस या फिर एक्सपेंस पेड इन एडवांस। डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो ट्रेडिंग डेबिट, इनडायरेक्ट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एंड वहां पे ये माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग ऐड और प्रीपेड माइनस क्यों हो रहा है? तो बेसिकली जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो ईयर टू ईयर बनाते हैं। सो करंट ईयर में हमको बस करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो आउटस्टैंडिंग या ड्यू एक्सपेंस इसी साल के हैं जो पे करना रह गया है, इसलिए हम लोग इस साल में उसको ऐड करते हैं। जबकि प्रीपेड एक्सपेंस हम नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस अभी से पे कर रहे हैं, वो इस साल का ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, बिकॉज अगर एक्सपेंस एडवांस में पे किया है तो नेक्स्ट ईयर बेनिफिट तो मिलेगा बट कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अक्रूड इनकम। अब एक्सपेंस जब पे करना रह जाए तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, और अगर इनकम मिलनी रह जाए तो उसको बोलते हैं अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसा टर्म यूज नहीं करना है, सो दैट इजी पड़े कोई भी एक्सपेंस और इनकम को क्लासिफाई करने को। एक्सपेंस जब पे करना बाकी हो उसको हमेशा आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, और इनकम अगर रिसीव होना बाकी हो तो उसको अक्रूड बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग कमीशन एक एक्सपेंस हो जाएगा, बट अक्रूड कमीशन एक इनकम हो जाएगा। अब ये अक्रूड मतलब मिलना बाकी है, इसी साल की है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, माय मिस्टेक, क्रेडिट साइड, यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है, ट्रेडिंग नहीं लिखा है, बिकॉज जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया डायरेक्ट इनकम सिर्फ एक ही होती है, सेल्स। बाकी जितनी भी इनकम्स होती है सब इनडायरेक्ट होती है, और इनडायरेक्ट इनकम्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होती है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट में, बिकॉज अगर इनकम मिलना बाकी है तो नेक्स्ट ईयर हमको इनकम मिलेगी। इसका ऑपोजिट होता है प्री रिसीव्ड इनकम। सो नेक्स्ट ईयर की इनकम अभी से मिल गई, करंट ईयर का ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में माइनस करो, एंड ये बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का इनकम अगर अभी मिल गया है दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर हमको सर्विस देना पड़ेगा बट इनकम नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, प्री रिसीव्ड इनकम के बाद डेप्रिसिएशन। नाउ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट यूज होने की वजह से या पुराने हो जाने की वजह से हर साल उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती है। बिकॉज ये एक लॉस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और उसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में माइनस हो जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन डिक्रीज इन वैल्यू है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ये इनकम या गेन है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, एंड बैलेंस शीट एसेट में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक समझते हैं। प्रोप्राइटर या ओनर ने बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ओनर को कुछ इंटरेस्ट पे करे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा, बिकॉज वो ओनर को पे कर रहे हैं। एक्सपेंस होने की वजह से ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में ये हम ऐड करेंगे कैपिटल में, बिकॉज ओनर का जो अकाउंट है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट ओनर को देना है वो कैपिटल में ही ऐड हो जाता है। इसका ऑपोजिट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब है ओनर ने बिजनेस में से कुछ पैसे विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, तो उसके बदले ओनर विल हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बिजनेस।
तो बिजनेस के लिए ये एक इनकम हो जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देन यहां पे कंटिन्यू करता हूं। गुड्स लॉस्ट। अब ये एडजस्टमेंट के बहुत सारे वेरिएशन है। एक हो सकता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लगने की वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा हो सकता है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो गुड्स चोरी हो गए। दोनों भी केस में गुड्स जो है बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, तो फर्स्ट इफेक्ट इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ही आएगा। ट्रेडिंग में बेसिकली परचेजेस डेबिट में आते हैं, तो गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट, और सेल्स क्रेडिट में जाते हैं तो जा रहे हैं तो क्रेडिट। तो वैसे ही यहाँ पे गुड्स आर लॉस्ट, तो उसको ट्रेडिंग क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। इसका एक और ऑप्शन भी है, ट्रेडिंग क्रेडिट की जगह इसको ट्रेडिंग डेबिट में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा परचेजेस से। तो ये दोनों में से एक ही करना है, या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो या फिर ट्रेडिंग डेबिट में परचेज से सब्ट्रैक्ट करो। सेकेंड इफेक्ट जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में है। तो ये पहला एडजस्टमेंट आया जिसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में नहीं, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बिकॉज ये एक लॉस है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में रिकॉर्ड होगा। अब इसी एडजस्टमेंट का एक वेरिएशन, गुड्स लॉस्ट, एंड इसको हम एक अमाउंट दे देते हैं, से 10,000 के गुड्स का लॉस हो रहा है, बट हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है, एंड इंश्योरेंस क्लेम में हमको 7,000 रुपीज मिलने वाले हैं। सो लॉस होने के बाद भी अगर पैसे हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं, तो हमारा एक्चुअल लॉस सिर्फ 3,000 का होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट में या फिर ट्रेडिंग डेबिट में जब परचेज से माइनस करते हो, तो यहाँ पे फुल 10,000 माइनस करना है, बिकॉज 10,000 के गुड्स आर लॉस्ट। जो सेकेंड इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सिर्फ 3,000 रिकॉर्ड होगा, बिकॉज 7,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं, तो हमारा एक्चुअल लॉस सिर्फ 3,000 है, और जो हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है वो बैलेंस शीट एसेट में हो जाएगा 7,000। तो ये इंश्योरेंस क्लेम करके सेपरेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी और फ्री सैंपल्स। तो वापस ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट है। तो हम लोग या तो चैरिटी में गुड्स फ्री में दे रहे हैं या फिर एज अ सैंपल फ्री में दे रहे हैं। बिकॉज गुड्स जा रहे हैं तो ये ट्रेडिंग क्रेडिट, या फिर अगर डेबिट में लिख रहे हो तो परचेज से माइनस होगा। सेकेंड इफेक्ट इसका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा। अब अगर चैरिटी करके गुड्स दिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में एंट्री आएगा टू चैरिटी, बट अगर फ्री सैंपल्स करके दिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एंट्री आएगा टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, बिकॉज फ्री सैंपल्स हम लोग एडवर्टीजमेंट करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल। अब अगर हमने बिजनेस के बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और उस पर हमको इंटरेस्ट नहीं मिला है, तो ये एक अक्रूड इनकम हो जाएगा। एंड अक्रूड इनकम हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट एसेट। तो इसका भी वही इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट। इसके बाद जो आगे के एडजस्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले मैं एक और एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करता हूं, जो है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है,
बिजनेस में जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो कई बार हम कस्टमर को ऑप्शन दे सकते हैं कि अगर आपको कुछ गुड्स पसंद ना आए तो कुछ दिन यूज करने के बाद भी आप उसको रिटर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन गुड्स परचेज करते हो तो कई बार बहुत सारे वेबसाइट्स ऑप्शन देते हैं कि कुछ दिन में अगर आपको पसंद ना आए तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। अब से फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा जिसमें आपको ऑप्शन है 7 डेज में रिटर्न करने का। प्रोडक्ट जैसे ही आप खरीदते हो तो वो वेबसाइट इमीडिएटली उसको सेल करके रिकॉर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज 7 डेज तक चांस है कि आप गुड्स उसको रिटर्न कर दो और उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो गलती से अगर ऐसे सेल को नॉर्मल सेल करके रिकॉर्ड कर दिया है तो फिर वो सेल हमको कैंसिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। से कॉस्ट प्राइस गुड्स का है 10,000, सेलिंग प्राइस गुड्स का है 12,000। हमने 10,000 के गुड्स 12,000 में सेल किए और कस्टमर को ऑप्शन दिया कि अगर पसंद नहीं आते तो कुछ दिन में वो रिटर्न कर सकते हैं। अब हमारा ईयर कंप्लीट हो गया है, बट जो रिटर्न का टाइम हमने कस्टमर को दिया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो नए साल में ऐसा चांस है कि वो कस्टमर हमको वो गुड्स रिटर्न कर दे। तो इस साल के एंड में वो सेल हमको कैंसिल करना पड़ेगा। वो सेल हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते। तो सेल कैंसिल करने के लिए ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स रिकॉर्ड होता है, उसमें से माइनस हो जाएगा। एंड अगर सेल ही नहीं हुआ है तो वो कस्टमर हमारा डेटर नहीं होगा, तो बैलेंस शीट एसेट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद ये जो कैंसिल कर रहे हैं हम सेल्स, ये दोनों 12,000 का ही अमाउंट होगा, बिकॉज सेलिंग प्राइस 12,000 है। और उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में ही ये गुड्स का वैल्यू ऐड हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, बिकॉज अगर ये गुड्स सेल नहीं हुए हैं तो ये हमारे स्टॉक में दिखने चाहिए। बट स्टॉक में जब ऐड करते हो तो कॉस्ट प्राइस ही ऐड करना है 10,000। अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है ये दो जगह पे रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट पे हमने देखा था, एक है ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया, वैसे ही बैलेंस शीट एसेट में भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना है 10,000। तो ये एक एडजस्टमेंट हो गया जो एक्चुअली 4 जगहों पे रिकॉर्ड हो रहा है, 2 बार ट्रेडिंग अकाउंट में और 2 बार बैलेंस शीट। अब इसके आगे जो एडजस्टमेंट है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक अलग फॉर्मेट बना के एक्सप्लेन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है। तो ये हमको एक ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें डेटर्स, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये 3 ट्रांजैक्शन दिए। डेटर्स का वैल्यू है से 1,05,000, बैड डेट्स का वैल्यू है 15,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 7,000। उसके अलावा एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट्स 5,000, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%, और थर्ड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 5%। अब पहले इसका मतलब समझते हैं। डेटर्स एंड बैड डेट्स हमको ऑलरेडी पता है। डेटर्स मतलब जिनको हमने गुड्स सेल किए उनसे पैसे आना बाकी है, एंड अगर डेटर्स हमको पे नहीं करते हैं तो वो हो जाते हैं बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है? तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ डेटर्स हमको पे नहीं करेंगे तो हम अभी से कुछ ना कुछ प्रोविजन बना के रखते हैं
सो दैट एक्चुअली जब लॉस हो तो हम ये पैसे यूज कर सके हमारे लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो उसी के लिए बनता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब यहाँ पे दो है, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, एक ट्रायल बैलेंस में, एक एडजस्टमेंट में। तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन है इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, ये हमारे पास पहले से है। एंड एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन है इसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन, बिकॉज अब हमको इतना प्रोविजन क्रिएट करना है। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा? तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स दिया है ये ट्रायल P&L के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा 15,000, एंड जो तीनों एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स मतलब क्या? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा बैड डेट्स इनकर हो गए, तो अभी हम उसको सीधा फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्दर बैड डेट्स है 5,000। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये न्यू प्रोविजन है जो हमने एडजस्टमेंट से लिया है। 10% बोला है, तो ये 10% हमको डेटर्स पे कैलकुलेट करना है, बट जो डेटर्स का वैल्यू है उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके 1,05,000 माइनस 5, जो 1 लाख बचता है उस पे 10% कैलकुलेट करना है, 10,000। फर्दर बैड डेट्स दिया हो तो डेटर्स में से पहले वो माइनस करो, फिर ही 10% कैलकुलेट करो। देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका मतलब होता है कि अगर कोई डेटर हमको टाइम से पहले पे करेगा तो हम उसको कुछ डिस्काउंट देंगे, तो वो भी हमारा एक एक्सपेक्टेड लॉस है, उसके लिए भी हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। ये बोला है 5%, ये भी 5% डेटर्स पे ही निकालना है, बट डेटर्स में से ये दोनों माइनस करना है, फर्दर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 1,05,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 1 लाख बचेगा, और 1 लाख पे 10%, 10,000 हमने क्रिएट किया है न्यू प्रोविजन, वो भी माइनस करेंगे तो 90,000 बचेगा। ये 90,000 पे 5%, 4,500। उसके बाद यहां से माइनस करना है ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे ये माइनस हम क्यों कर रहे हैं? तो एडजस्टमेंट में बोला है कि हमको इतना प्रोविजन क्रिएट करना है, तो 10 + 4 14,500 प्रोविजन चाहिए, बट पहले से हमारे पास 7,000 का प्रोविजन ऑलरेडी है, तो वो माइनस करके उतना कम प्रोविजन बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो सिर्फ बचता है 7,500 वही बनाना पड़ेगा, इसीलिए ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे माइनस होता है। तो माइनस करके फाइनल आंसर आउटर कॉलम में लिखेंगे, जो हो जाएगा 27,500। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसा होगा कि ये जो बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये सब का टोटल आके छोटा अमाउंट आएगा, जबकि पहले से जो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो बड़ा अमाउंट है। से फॉर एग्जाम्पल इसी को मैंने कर दिया 70,000। उस सिचुएशन में जब हम ये टोटल करके -70 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। जब भी ऐसा होता है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव अमाउंट नहीं लिखना है, सिंपल आपको क्या करना है, यहां से ये एंट्री उठा के पूरा क्रेडिट साइड में लिख देना है। सो नेगेटिव आंसर आया है तो यहां से कट करो और यही ट्रांजैक्शन वापस क्रेडिट साइड में लिख दो, सेम ऑर्डर में, सेम कैलकुलेशन करके, बट अमाउंट जो है उसको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी नेगेटिव साइन जो माइनस करके आता है वो लिख दो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप डेबिट में लिख सकते हैं। इसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट का हमने एक पोस्टिंग कर दिया। सेकंड पोस्टिंग जो है वो बैलेंस शीट में है। एसेट साइड पे डेटर्स 1,05,000 रिकॉर्ड होंगे। तीनों एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ऐड किए थे,
यही तीनों एडजस्टमेंट अब बैलेंस शीट एसेट में माइनस करना है। तो फर्दर बैड डेट्स 5000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 4,500। तो अमाउंट आ जाता है 85,500। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि माइनस करके अगर नेगेटिव आंसर आता है तो साइड चेंज कर दो, बैलेंस शीट में वैसा नहीं होगा। हमेशा डेटर्स की वैल्यू ज़्यादा ही होगी और प्रोविजन उससे कम होंगे और फिर पॉजिटिव आंसर ही आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता है। बिकॉज अगर आपके डेटर्स कम है तो डेटर्स से ज़्यादा आप प्रोविजन क्रिएट नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे ये हमने एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए फाइनल अकाउंट्स के। इसके आगे की वीडियोस में हम फाइनल अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टेक्निक भी समझेंगे। ऐसे वीडियोस हम आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।